ग्रेस फ्रेयर के लिए अजीब तो था कि जब वो अंधेरे में अपनी नाक साफ करती तो उनका रुमाल अंधेरे में चमकने लगता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये उनके जीवन में अंधेरा होने की शुरुआत है। ग्रेस ने साल 1917 के बाहर के मौसम में 70 अन्य लड़कियों के साथ जिस फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था, वो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में पूरे अमेरिका में स्थापित होने वाली कई अन्य फैक्ट्रियों में से एक थी, जहां घड़ियों और सेना द्वारा पहनी जाने वाली घड़ियों के डायल्स में मौजूद नंबरों को चमक दी जाती थी ताकि वो अंधेरे में दिख सकें। शोधकर्ताओं के अनुसार सैकड़ों लड़कियां इस काम को लेकर उत्साहित थीं। 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के बाद तो कुछ महिलाओं ने इस काम को अपनी देशभक्ति दिखाने के रूप में लिया। वो सैनिकों के लिए अंधेरे कमरे में चमकने वाली घड़ियों के डायल और सैन्य उपकरणों के पैनल पेंट करती थीं। अंधेरे में चमकने वाला यह तत्व रेडियम था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक दंपति मैरी और पॉल क्यूरी ने साल 1898 में रेडियम की खोज की थी। क्या यह चमत्कारी तत्व था? चूंकि रेडियम कैंसर के इलाज में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो चुका था, इसलिए बहुत से लोग इसे एक चमत्कारी तत्व समझने लगे थे और इसे टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक समेत विभिन्न व्यावसायिक उत्पादों में भी शामिल किया जाने लगा। घड़ी के डायल बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली लड़कियां रेडियम पाउडर में गोंद और पानी मिलाकर एक चमकता हुआ सफेद पेंट बनाती और इसे ऊंट के बालों से बने ब्रश से घड़ी के डायल और उसके नंबरों पर सावधानी से लगाती थीं। ये बहुत ही बारीक काम होता था। थोड़े से इस्तेमाल के बाद ब्रश खराब हो जाता और लड़कियां ठीक से पेंट नहीं कर पाती थीं। कहा जाता है कि उस समय इन लड़कियों को इस ब्रश की नोक को पैना बनाने के लिए ब्रश को अपने मुंह में डालकर गीला करना पड़ता था ताकि ब्रश की नोक बरकरार रहे। उस समय लड़कियां रेडियम के साइड इफेक्ट से बिल्कुल अनजान थीं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार डायल को पेंट करने वाली महिलाओं को घोस्ट गर्ल्स भी कहा जाता था, क्योंकि रोजाना उन पर गिरने वाले रेडियम के कणों की वजह से उनके कपड़ों, बालों और त्वचा में चमक पैदा हो जाती थी। बहुत सी महिलाएं काम करने के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आती थीं ताकि काम के बाद जब वो घूमने के लिए कहीं बाहर जाएं तो उनके कपड़े खूब चमकें। कुछ महिलाएं इस पेंट को अपने दांतों पर भी लगा लेती थीं ताकि उनकी मुस्कुराहट और चमकदार हो जाए। कुछ अपने बॉयफ्रेंड्स को अपने नाखूनों की चमक से सरप्राइज कर देती थीं। जब वो रेडियम के सुरक्षित होने के बारे में पूछती तो उनके मैनेजर भी उन्हें आश्वस्त कर देते थे कि चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं था। रेडियम गर्ल्स को शारीरिक नुकसान का सामना करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसकी पहली शिकार एमिलिया मॉली मेगिया थी। वो न्यू जर्सी में रेडियम ल्यूमिनस मटेरियल कॉर्पोरेशन के लिए घड़ियों पर पेंट करती थी। रेडियम के साइड इफेक्ट्स का पहला लक्षण दांत में दर्द होना था, जिसके लिए एक के बाद एक सारे दांत निकालने पड़ते थे। रेडियम के लगातार उपयोग ने लड़कियों के दांतों में इन्फेक्शन पैदा कर दिया था, जिससे उन्हें दर्दनाक अल्सर हो गया। एमिलिया के मुंह में भी एक रहस्यमयी बीमारी हो गई और उसके बाद ये इन्फेक्शन उनके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। मौत की वजह नहीं जान पाए लोग। उस समय डॉक्टर्स मौत की वजह का पता नहीं लगा पा रहे थे, तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने यह कह दिया कि उनकी मौत सिफिलिस से हुई है, जो कि एक संक्रामक बीमारी थी। हालांकि लोगों को यह गलतफहमी रही कि रेडियम सुरक्षित है। रेडियम गर्ल्स बढ़ती संख्या में घातक बीमारियों का शिकार होने लगी। ग्रेस ने साल 1920 में एक बैंक में नौकरी के लिए फैक्ट्री छोड़ दी थी, लेकिन लगभग 2 साल बाद उनके भी दांत गिरने लगे। आखिरकार जुलाई 1925 में एक डॉक्टर ने कहा कि ये समस्याएं उनके पिछले काम के कारण हो सकती हैं। यूएस रेडियम ने फिजियोलॉजी के प्रोफेसर सेसिल ड्रिंकर को काम के हालात का अध्ययन करने के लिए कहा। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि ज्यादातर काम करने वालों में इन्फेक्शन है, लगभग सभी में खून की असामान्य स्थिति है और कई लोगों में एडवांस रेडियम नेक्रोसिस के भी लक्षण हैं। 1925 में एक पैथोलॉजिस्ट हैरिसन मार्टलैंड ने निर्णायक रूप से यह साबित किया कि रेडियम ने घड़ी पेंट करने वाली लड़कियों के अंदर जहर भर दिया था। रेडियम उद्योग ने मार्टलैंड को बदनाम करने की कोशिश की। वहीं ग्रेस फ्रेयर ने मुकदमा दायर करने का फैसला किया, लेकिन वकील खोजने में उन्हें 2 साल लग गए। 18 मई 1927 को एक युवा वकील रेमंड बेरी के जरिए उन्होंने न्यू जर्सी की एक अदालत में यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। गंभीर मेडिकल समस्याओं वाली 4 अन्य महिलाएं भी
इस मुकदमे की पक्षकार बन गईं। इनमें से हर एक ने मेडिकल खर्च और बीमारी के हट जाने के तौर पर $2.5 लाख की मांग की। 16 अक्टूबर 1927 को बहनों के अनुरोध पर अमेलिया की लाश को निकाला गया। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा चमकदार थीं। दरअसल अमेलिया की मौत सिफिलिस से नहीं बल्कि उस नए और रहस्यमयी नेक्रोसिस से हुई थी जो उसकी बहनों को भी मार रही थी। दुनिया भर के अखबारों में जिन 5 महिलाओं को रेडियम गर्ल्स करार दिया गया था, जनवरी 1928 में मुकदमे की पहली सुनवाई के दौरान उनमें शपथ के लिए हाथ उठाने की भी ताकत नहीं थी। न्यूयॉर्क लेजर अखबार की खबर थी कि फ्रेयर और अन्य महिलाओं ने बहादुरी से मुस्कुराते रहने की कोशिश की, लेकिन अदालत में मौजूद उनके दोस्त और दूसरे लोग रो पड़े। मैरी क्यूरी ने की मदद की पेशकश। न्यूयॉर्क जर्नल के अनुसार रेडियम की खोज करने वाली फ्रांसीसी वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने इस केस के बारे में पढ़ा तो उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी रेडियम श्रमिक पेंट ब्रश के बजाय छोटी तिल्लियों पर रुई का इस्तेमाल करती हैं। क्यूरी ने कहा, मुझे कोई भी सहायता देने में बहुत खुशी होगी, लेकिन इस पदार्थ का मानव शरीर में दाखिल होने के बाद इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। 25 अप्रैल 1928 को सुनवाई के बाद बेरी के ये कहने के बावजूद कि महिलाएं मर रही हैं और शायद अगली सुनवाई तक जीवित भी ना रहें, इस मुकदमे की सुनवाई को सितंबर तक के लिए टाल दिया गया। उस समय मुकदमे को टालने की अखबारों में कड़ी आलोचना भी हुई। मुकदमे की सुनवाई से कुछ दिन पहले ये 5 रेडियम गर्ल्स इस बात पर सहमत हुई थीं कि प्रत्येक को $10,000 और उनके जीवन में $600 प्रति वर्ष मिलेंगे और सभी मेडिकल और कानूनी खर्च कंपनी अदा करेगी। बेरी इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कॉरपोरेशन को बहुत फायदा हो रहा है। बेरी को जानकारी थी कि जज क्लार्क यूएस रेडियम कॉरपोरेशन के स्टॉक होल्डर थे। 5 रेडियम गर्ल्स को मुआवजे के नाम पे एक छोटी सी राशि मिली और अगले कुछ महीनों और वर्षों में ही उनकी जान चली गई। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार 14 नवंबर 1928 को रेडियम पेंट के मूल आविष्कारक ऑस्ट्रिया के डॉक्टर साइमन ए वॉन सुचौकी की न्यू जर्सी में यह कहते हुए मृत्यु हो गई कि उनका आविष्कार हानिकारक नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो मुकदमा हुआ जिससे हमेशा के लिए यह तय हो गया कि रेडियम जानलेवा है। ओटावा की रेडियम डायल कंपनी के खिलाफ यह मुकदमा कैथरीन वॉल्फ डोनोह्यू ने दायर किया था। मरने के बाद समाचार पत्रों ने उनकी तस्वीरें भी प्रकाशित की। आगे चलकर साल 1938 में इलिनॉय इंडस्ट्री कमीशन के सामने एक सुनवाई के बाद ओटावा की रेडियम गर्ल्स ने यह मुकदमा जीत लिया। बाद में रेडियम डायल कंपनी ने कई अपीलें दायर की। 23 अक्टूबर 1939 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अंतिम अपील को सुनने से इनकार कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। फैसला तो हो गया, लेकिन रेडियम का असर जल्द खत्म होने वाला नहीं था। कैथरीन वॉल्फ डोनोह्यू उन कई महिलाओं में से एक थी जिनकी अपने मुकदमे का फैसला होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनका यह संघर्ष उनके बाद आने वाली महिलाओं के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मानकों के निर्धारण की वजह जरूर बना।